अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इलीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो कि कवर अप होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट 2 में। तो इसका सेक्शन है 124 से लेकर 147, जिसको आज हम लोग वन बाई वन करेंगे डिस्कस। आइए बात करते हैं 124 सेक्शन का, जिसमें बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच में। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉज बाय हिम। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो एक पार्टी जो है वो प्रॉमिस करता है अदर पार्टी से कि कोई भी लॉस मेरे द्वारा होता है, मेरे कंडक्ट के द्वारा होता है, प्रॉमिसर के कंडक्ट के द्वारा, हिमसेल्फ या फिर कोई अदर पार्टी के द्वारा, तो उसको क्या करेंगे, हम उसका लॉस को हम बियर अप करेंगे। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका इलस्ट्रेशन है कि ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से, अगर सी तुम पे कोई भी सूट इनिशिएट करता है 200 रुपीज तक का, तो हम क्या करेंगे, उसको बियर अप करेंगे। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पर्सन होते हैं। एक होता है इंडेमनीफायर जो प्रॉमिस करता है कि अदर को लॉस से बचाएगा। एक होता है इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर जो कि प्रॉमिस कर जिसको लिए सेव करने के लिए प्रॉमिस किया गया है इंडेमनीफायर के द्वारा। एग्जाम्पल में देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इंश्योरेंस कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करता है व्हीकल ऑनर से, जो कि लेटर कॉन्सिक्वेंसेज होगा व्हीकल एक्सीडेंट का, तो उस पर क्या करेगा, उसको सेव करेगा। सेक्शन 124 इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये ऐसा क्यों कहा गया? तो बेसिकली ये जो है ये बेसिकली बात करता है कि इट रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बाय विच पार्टी प्रॉमिस टू सेव। एक पार्टी क्या किया, प्रॉमिस किया सेव अदर कॉज्ड बाय द प्रॉमिसर। या तो प्रॉमिसर के द्वारा ही कोई लॉस हुआ हो या कोई अदर पर्सन के द्वारा लॉस हुआ हो। तो इसमें बात किया जाता है कि सिर्फ ह्यूमन एजेंसी से जो रिलेटेड लॉस होगा उसी में क्या होगा, इंडेमनीफाई जो है इंडेमनीफायर उस क्या करेगा, उसको लॉस बेयर करेगा जिसने प्रॉमिस किया है। इसका काफी नैरो स्कोप हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर इंश्योरेंस में अगर देखा जाए तो ये वाइडर स्कोप नहीं क्लियर अप कर पा रहा है, मतलब वो सिर्फ ह्यूमन एजेंसी का ही बात कर रहा है। इसलिए क्या होता है, ये डिफिनेशन जो है एग्जॉस्टिव नहीं है। अब बात करते हैं राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। जो इंडेमनिटी होल्डर है जिसको प्रॉमिस किया गया है इंडेमनीफाइड से, उसके पास क्या क्या राइट है। तो सबसे पहले सारा डैमेज क्लेम कर सकता है। जो भी कॉस्ट लग रहा है सूट में वो सारा कॉस्ट बियर अप करने के लिए उसको क्लेम कर सकता है। या जो सम लग रहा है कॉम्प्रोमाइज करने में, वो सारा सम के लिए भी उससे डिमांड कर सकता है। ये राइट 125 में दिया हुआ। कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस जो है वो क्या है, बेसिकली इंडेमनिटी है या फिर कंटीजेंट है। ये जो है हमेशा एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इस दोनों में, जो कि हम लोग को जानना हो कि वो एक्चुअली है क्या। तो लॉस कॉज जो होता है ह्यूमन जो एजेंसी के द्वारा, वो सेक्शन 124 में कवर अप हो रहा है इंडेमनिटी का, जिसका स्कोप क्या है, बहुत ही नैरो। लेकिन एक ऐसा लॉस जो कि ह्यूमन या नॉन ह्यूमन से भी हो, वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कवर अप करता है और जिसका वाइडर स्कोप हो जाता है। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है उसको जब भी हम लोग कहेंगे तो उसको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ही फॉल करवाएंगे, ना कि 124 इंडेमनिटी में। अब बात करते हैं इंडेमनिटी खत्म होता है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन लोग होते हैं, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। जैसे कि 1, 2 और 3 पर्सन है, ठीक है। 1 पर्सन जो है शॉपकीपर है, 2 उससे जाता है सामान लेने, 2 जाता है 1 पर्सन से सामान लेने। तो जो सामान लेता है 1 पर्सन से 2, उसके बदले 3 क्या बोलता है कि हम जो है ये सारा पैसा जो है 2 के बदले पे करेंगे तुमको। तो यहाँ पे जो 1 है वो होता है क्रेडिटर। वो क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, तो क्रेडिटर है वो। जो 2 है बीच में ये है प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। और ये जो 3 है इसको कहते हैं श्योरिटी। क्या कहते हैं इसको, श्योरिटी। तो ये तीनों लोग जो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस या डिस्चार्ज करने के लिए लाइबिलिटी किसी थर्ड पर्सन का हो। जो पर्सन जो है गारंटी लेता है उसको कहते हैं श्योरिटी, जिसके बदले गारंटी दिया जा रहा है उसको कहते हैं प्रिंसिपल डेटर, और जिसके लिए गारंटी गिवन किया जा रहा है मतलब उसको कहते हैं क्रेडिटर। अब गारंटी जो होता है आइदर ओरल और आइदर रिटन, दोनों तरीके से भी हो सकता है। अब आगे बात करते हैं और देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ गारंटी क्या क्या है। तो एलिमेंट्स ऑफ गारंटी में सबसे पहले 3 पार्टी होता है, 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके किसी बीच, श्योरिटी के बीच और क्रेडिटर के बीच, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच, और क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच। श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इम्प्लाइड होता है।
श्योरिटी जो होता है आंसरेबल होता है, कंसिडरेशन इसमें बहुत जरूरी होता है और लीगली इन्फोर्सेबल होता है। ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। कैपेसिटी कौन कौन है कॉन्ट्रैक्ट करने का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो सब कोई गारंटी कर सकता है जो भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। बट यहाँ पे जो है माइनर जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आ सकता है प्रिंसिपल डेटर के रूप में, लेकिन श्योरिटी को इसका नॉलेज होना चाहिए। और जैसे ही माइनर एज अ प्रिंसिपल डेटर बनता है तो श्योरिटी क्या हो जाता है, श्योरिटी जो है माइनर को रिप्लेस करके वो प्रिंसिपल डेटर का सारा लाइबिलिटी उसी के ऊपर आएगा, अगर प्रिंसिपल डेटर एक माइनर है तब। वेन गारंटी इज इनवैलिड, तो गारंटी कब इनवैलिड होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो कब इनवैलिड हो जाएगा। सेक्शन 142 और 143 बोलता है जब मिस रिप्रेजेंटेशन से जो भी गारंटी होगा तो वो इनवैलिड होगा, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट से जो भी गारंटी होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। सेक्शन 127 का बात करते हैं कि कंसिडरेशन ऑफ फॉर गारंटी, तो एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को बनने के लिए कंसिडरेशन इज मस्ट, कंसिडरेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। श्योरिटी का लायबिलिटी क्या होता है, तो श्योरिटी का लायबिलिटी होता है वो लायबिलिटी जो होता है को एग्जिस्टेंस होता है प्रिंसिपल डेटर से। जितना श्योरिटी का लायबिलिटी उतना ही प्रिंसिपल डेटर का लायबिलिटी, या जितना प्रिंसिपल डेटर का लायबिलिटी उतना ही श्योरिटी का लायबिलिटी होगा। श्योरिटी लिमिट इज लायबिलिटी बाय कॉन्ट्रैक्ट, और श्योरिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपना लायबिलिटी को लिमिट कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसका हमेशा जो है प्रिंसिपल डेटर का जितना लायबिलिटी होगा उतना ही होगा श्योरिटी का लायबिलिटी। वो कभी कभी क्या कर सकता है, अपना लायबिलिटी को कम कर सकता है बाय गिविंग गारंटी फॉर एंटायर डेट टू लिमिट सम। वो क्या करता है, बोलता है कि हम इंटायर डेट दे देंगे और अपना सम जो है लिमिट कर लेता है। मान लीजिए इंटायर डेट 1 लाख का, तो श्योरिटी बोल देता है कि हम 1 लाख रुपया देंगे बट इससे ऊपर कुछ नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट अगर 1 लाख में कुछ आ रहा है तो वो श्योरिटी नहीं देगा, तो इससे क्या होगा, उसका लायबिलिटी जो है श्योरिटी का वो कम जाएगा। या फिर कोई पार्ट जो है उसका प्रॉमिस कर देता है, मान लीजिए 1 लाख रुपया जो था डेट, उसमें से बोलता है श्योरिटी कि हम बस 20,000 देंगे, तो वो 20,000 के लिए लायबल होगा, बाकी 80,000 के लिए वो लायबल नहीं होगा। तो इस दो तरह से वो क्या कर सकता है, अपने लायबिलिटी को कम कर सकता है। जैसा कि बताया श्योरिटी जो है को एग्जिस्टेंस होता है प्रिंसिपल डेटर से। प्रिंसिपल डेटर का अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो श्योरिटी भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो श्योरिटी का भी डिक्रीज होगा। अगर प्रिंसिपल डेटर का लायबिलिटी रिड्यूस होता है श्योरिटी का भी लायबिलिटी रिड्यूस होगा। कंडीशन जो है जैसे कि रिड्यूस बाय अ पार्ट ऑफ बाय अ क्रेडिटर फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर्स प्रॉपर्टी, अगर कोई भी प्रिंसिपल डेटर के प्रॉपर्टी से क्रेडिटर कुछ पार्ट जो है ले लेता है तो फिर श्योरिटी भी उस पार्ट के लिए नहीं जिम्मेवार होगा, उतना कम देगा। स्टैचू से, कोर्ट के डिग्री से, या कोई भी चीज इलीगल कर दिया है कोर्ट के द्वारा, इन सब चीजों से क्या हो सकता है, उसका जो है लायबिलिटी कम सकता है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी दोनों का। श्योरिटी जो है लाइबल तब होगा लेकिन प्रिंसिपल डेटर लाइबल नहीं होगा, तब भी कुछ सिचुएशन में श्योरिटी क्या होगी, लाइबल होंगे। तो कब कब, जब प्रिंसिपल डेटर जो है इनकम्पिटेंट हो जाए, कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट हो जाए, जो डेट हो वो बार डेप्ट हो जाए, टाइम बार डेप्ट हो जाए और अल्ट्रा वायर्स हो जाए डेप्ट, तब इस कंडीशन में जो है प्रिंसिपल डेटर तो बच जाएगा, प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो जाएगा, लेकिन श्योरिटी क्या होगा, वो तब पर भी लाइबल होगा। सेक्शन 129 बात करता है कंटिन्यूइंग गारंटी का, मतलब एक आदमी जो था ए के कंसिडरेशन पे कहने पे बी जो है, बी को सी ने एम्प्लॉय किया और क्या कहा कि मैं एक जमींदार हूँ और तुमको क्या करना है, मेरे जमींदारी का सारा रेंट जो है वसूल करके हमको लाके देना है। बी प्रॉमिस करता है कि हम 5,000 तक का रेंट क्या करेंगे, आपको लाके देंगे। तो 5,000 का जो रेंट लाके दे रहा है वो किसी एक आदमी से तो लाके नहीं दे रहा, वो बहुत लोगों से लेके आएगा 5,000, तब देगा वो सी को। तो इसी को कहते हैं सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। एक गारंटी ले रहा है बहुत से सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन का, इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस गारंटी। अदर गारंटी में भी कुछ और गारंटी होता है जिसमें एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या सिंगल डेट के लिए गारंटी हो रहा है तो उसको स्पेसिफिक या ऑर्डिनरी कहेंगे। फिडेलिटी गारंटी हो रहा है जिसमें गुड कंडक्ट के बारे में के लिए गारंटी हो रहा है। मान लीजिए किसी को सर्वेंट या किसी के रूप में हम लोग किसी के यहाँ काम पे रख रहे हैं तो उसका गारंटी लेते हैं कि नहीं ये गुड कैरेक्टर का है, उसको कहते हैं फिडेलिटी गारंटी। प्रोस्पेक्टिव गारंटी जो होता है वो फ्यूचर डेट के लिए गारंटी जिसको कहते हैं, उसको प्रोस्पेक्टिव गारंटी कहते हैं। कब कब कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कर सकते हो, तो सबसे पहले 130 के अंदर जिसमें हम लोग नोटिस देके क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी को अब एक नोटिस बोल के कि हम आज से इसको और आगे नहीं लेके जाएंगे, गारंटी रिवोक कर सकते हैं। या फिर श्योरिटी का ही डेथ हो जाए तब क्या होगा, कंटिन्यूअस गारंटी जो है वो रिवोक हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी, तो डिस्चार्ज कब कब श्योरिटी लाइबिलिटी होता है, तो 3 तरीके से डिस्चार्ज होता है श्योरिटी अपने लाइबिलिटी से। या तो बाय रिवोकेशन, वो क्या करे, रिवोक कर दे। क्या करे, सबसे पहले वो रिवोक कर दे। जैसे रिवोक कैसे करेगा, तो नोटिस देके, या तो उसका डेथ हो जाए, या तो नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक नया कॉन्ट्रैक्ट ही फॉर्म हो जाए, तो फिर क्या होगा, उसका जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो रिवोक हो जाएगा। किसी भी कंडक्ट के थ्रू डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी इन वेरियस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर अपने आप में ही बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसका जो फैक्ट है वो कंसील कर रहा है श्योरिटी के द्वारा, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है और अब पता चलता है तो श्योरिटी अपने आप क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा।
डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, अगर प्रिंसिपल डेटर को ही क्रेडिटर डिस्चार्ज कर देता है तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा 134 सेक्शन के द्वारा। 135 सेक्शन कहता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर जो है टाइम से ज्यादा टाइम दे रहा है और बोल रहा है कि हम तुमको सू नहीं करेंगे, तो फिर इस सिचुएशन में अगर वो सू नहीं कर रहा है, उसको और टाइम पे टाइम दे रहा है, तब श्योरिटी अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसा कोई एक्ट ये कर देता है क्रेडिटर जो कि सही नहीं है, जो कि मतलब इवेंचुअली वो सही नहीं है, और प्रिंसिपल डेटर जो है उसके अगेंस्ट या श्योरिटी जो है अपने आप वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या फिर बाई कंडक्ट, श्योरिटी जो है राइट टू फॉर बेनिफिट फॉर अ क्रेडिटर सिक्योरिटी, कोई भी ऐसा कंडक्ट कर देता है, जैसे कि मान लीजिए ए जो था वो बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था और सी भी उसमें श्योरिटी था, और बी उसको पैसा दिया था और 2000 का सामान मॉर्गेज में रखा था। ठीक है, लेकिन बी क्या करता है, ये 2000 का जो मॉर्गेज था वो ए को जो था वो फ्री कर देता है। तो इसमें अब सी जो है, सी श्योरिटी जो है वो खुद ब खुद क्या होगा, उससे फ्री हो जाएगा, वो अब श्योरिटी देने के लिए लायबल नहीं होगा। या फिर इनवैलिडिटी हो जाना, मान लीजिए वन जो कि सेक्शन 142 और 143 हम बात किए, मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसेलमेंट के थ्रू जो भी चीज हो रहा है तो वो अपने आप इनवैलिड हो गया, तो क्या होगा, श्योरिटी लायबल नहीं होगा। गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट एट कॉन्ट्रैक्ट creditor shall not act until co-surety joins. When a person give a guarantee upon a contract, the creditor shall not act upon it until another person has joined it as a co-surety. The guarantee is not valid if the other person does not join. तो इस सिचुएशन में जब guarantor on contract that creditor shall not act until co-surety joins, तब भी क्या होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। कंसिडरेशन अगर नहीं दिया गया तब भी वो इनवैलिड हो जाएगा, और फेलियर होता है कोई भी पब्लिक पॉलिसी का, तो इन सारे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बाई कंडक्ट, बाई रिवोकेशन या बाई इनवैलिडिटी, जहां पे इनवैलिड हो जा रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, ये सारा चीज वाइड हो जाएगा, श्योरिटी ऑफ लायबिलिटी वाइड हो जाएगा, नहीं रह पाएगा। व्हेन श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, कब कब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, तो मान लीजिए श्योरिटी तब डिस्चार्ज नहीं होगा जब एग्रीमेंट हो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा प्रिंसिपल डेटर के टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आके क्रेडिटर से थर्ड पार्टी आके क्रेडिटर से एग्रीमेंट कर लेता है कि प्रिंसिपल डेटर को टाइम दीजिए, तो इसमें तो प्रिंसिपल डेटर खुद नहीं एग्रीमेंट कर रहा है, तब श्योरिटी अपना डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा लायबिलिटी से। क्रेडिटर फॉर बियरेंस टू स्यू डज नॉट, अब क्रेडिटर जो है वो खुद ही अपने मन से ही स्यू नहीं कर रहा और थोड़ा टाइम दे रहा है फॉर गुड कंडक्ट, गुड फेथ में, तब भी श्योरिटी अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। रिलीज ऑफ वंस को सिक्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर, मान लीजिए दो या दो से अधिक को सिक्योरिटी हैं और क्रेडिटर ने किसी एक को सिक्योरिटी को रिलीज कर दिया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, बाकी दोनों को सिक्योरिटी जो थे वो दोनों इससे क्या कर सकते हैं, पैसा डिमांड कर सकते हैं। इट डज नॉट मैटर कि क्रेडिटर ने उसको रिलीज किया है या नहीं। राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या है, तो राइट ऑफ सब्रोगेशन है बेसिकली, इसको पढ़ते हैं, वेयर अ गारंटीड डेब्ट हैज बिकम ड्यू or default by the principal debtor to perform a guaranteed duty has taken place. The surety upon payment or performance of all that he is liable for is invested with all the right which creditor had against the principal debtor. A, B, C तीन लोग थे, A is creditor, B is principal debtor और C is surety. अब A जो था क्रेडिटर था, B का जितना भी लाइबिलिटी था, श्योरिटी जो C था वो पे कर दिया। अब वो पे कर दिया, ए जो है अब इससे फ्री हो गया, अब बचा बी और सी। तो अब जो सी था श्योरिटी था, जैसे ही वो सारा जो लाइबिलिटी था वो पे कर देता है ए का, तो वो अब एंटर हो जाता है क्रेडिटर के रूप में, अब उसको सारा राइट उसी का मिलेगा जो क्रेडिटर के पास था बी के अगेंस्ट में। इसी को कहते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन, जो 140 सेक्शंस में दिया हुआ है। सेक्शन 145 किसका बात करता है, तो इम्प्लाई प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी एंड द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू डिस्कवर फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर वेदर द सम ही हैज राइटली फुल पेड अंडर द गारंटी बट नो सम विच ही हैड पेड रॉन्गफुली। तो क्रेडिटर जो है उसको पेमेंट कर देने के बाद इंडेमनीफाई जो श्योरिटी जो उसके पास सारा राइट होता है कि क्या कर सके, डेटर से, वो प्रिंसिपल डेटर से वो वसूल सके। राइट अगेंस्ट को सिक्योरिटी, तो को सिक्योरिटी के अगेंस्ट क्या राइट है, तो सब कोई अपना अपना इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा, वो जिसका जितना राइट है उतना उसको पैसा देना पड़ेगा। लाइबिलिटी ऑफ को सिक्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम, तो अगर मान लीजिए यहाँ तो सबको इक्वली देना पड़ेगा, सब इक्वल हकदार था, जहाँ कोई 10,000 के लिए है, कोई 20,000 के लिए, कोई 50,000 के लिए, तो उसको सबको अपना अपना श्योरिटी जो है वो
देना पड़ेगा, अपना अपना लाइबिलिटी बताना पड़ेगा। और वही लास्ट है 138 सेक्शन जब रिलीज कर दिया जाए, एक को सिक्योरिटी को डज नॉट डिस्चार्ज अदर, तो एक सिक्योरिटी को मान लीजिए कोई को सिक्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया गया है क्रेडिटर के द्वारा, इससे मतलब नहीं बनता, वो डिस्चार्ज नहीं होगा अपना ड्यूटी के लिए को सिक्योरिटी के साथ। तो गाइज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जल्दी बेलमेंट और प्लेज का वीडियो भी हम लोग अपने चैनल्स पर डालेंगे। और फिर उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट का भी वीडियो लगे हाथ आ ही जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।